ओके, तो आज हम जानेंगे गाना नहीं, हम आज जानेंगे सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस। ठीक है, कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे जिसमें केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, पहला दिया है यहाँ रस्टिंग। रस्टिंग हमने मेटल्स में पढ़ा था, राइट। रस्टिंग क्या होता है? आयरन जब आपका मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ एक साथ रिएक्ट करता है तो रस्ट फॉर्म होता है, यानी जंक फॉर्म होता है, जो कि उसका ऑक्साइड होता है। ठीक है, यानी आयरन ऑक्साइड। अभी हम रस्टिंग पढ़ते हैं। In the rusting of iron, which you studied in the chapter The World of Metals and Non-Metals, a new brown colored substance called rust is formed. जब सॉरी हाँ, तो आयरन के रस्टिंग में आपने ये पढ़ा है उसके बारे में कि जब आयरन रस्ट होता है तो एक नया ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं, है ना। Thus rusting is also a chemical change because it involves the formation of a new substance, iron oxide. और इसलिए क्योंकि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स आउट आयरन ऑक्साइड, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। ओके, कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कंबशन का मतलब बहुत ज़्यादा हीट का रिलीज। A chemical reaction in which a substance reacts with oxygen and produces heat and or light is called combustion. तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, वो कंबशन कहलाता है। ठीक है, तो स्टार्ट से पढ़ते हैं इसको। Let us recall the burning of the magnesium ribbon learned in chapter The World of Metals and Non-Metals. उसी चैप्टर में हमने मैग्नीशियम रिबन को भी बर्न किया था, तो उसे थोड़ा सा याद करते हैं। Can you predict if this is a physical or chemical change? क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो? क्या आप सोच सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के बता सकते हो कि ये फिजिकल चेंज हुआ था या केमिकल चेंज हुआ था? यहाँ पे When the magnesium ribbon is burnt, a new substance, magnesium oxide, is formed. जब हम मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब तो आपको पता ही होगा कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है या दोनों है ना। So the burning of magnesium ribbon also involves a chemical change. तो फिजिकल चेंज के साथ जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो केमिकल चेंज भी होता है। We observe that heat and light are also produced along with the formation of new substance in this reaction. और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हीट और लाइट ये भी प्रोड्यूस होता है जब हम न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो इसके साथ यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होता है? नया सब्सटेंस भी फॉर्म होता है हीट एंड लाइट के साथ। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट, गर्माहट जो निकलता है जिसके कारण वो आग या फिर लाइट हमें दिखता है, और प्लस लाइट। ओके, अब a chemical reaction in which a substance reacts with oxygen and produces heat or light is called combustion. Substances that undergo combustion reactions are called combustible substance. और वो सब्सटेंस याद रखना है जो कि कंबशन रिएक्शन जिनके साथ हो सकता है या जिनके साथ कॉम्बशन पॉसिबल है, वो सारे कंबस्टाइल सब्सटेंस कहलाते हैं, यानी जिनमें हम हीट और लाइट जनरेट कर सकते हैं किसी रिएक्शन के थ्रू। एग्जाम्पल क्या क्या है? वुड है ना, वुड को हम जला सकते हैं, आग भी निकलता है, लाइट भी निकलता है। पेपर, कॉटन, केरोसिन और बहुत सारे ऐसे हैं। अब आप सोचो कितने हैं, आप लिखो, कॉपी में लिख सकते हो, है ना। और कंबस्टाइल सब्सटेंस, ये सारे कंबस्टाइल सब्सटेंस हैं। अब
आपको ये याद रखना है, इन जितने भी रिएक्शंस इसमें दिए गए इस चैप्टर में, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन वाला हो गया, आयरन ऑक्साइड वाला हो गया, या फिर आगे जो आपका लाइम वाटर वाला था, या फिर विनेगर वाला था, सारे के सारे आपको नोट डाउन करना है एक जगह, एक पेज पे रिएक्शंस, ठीक है। A chemical reaction in which a substance react with oxygen and produces heat or light। अच्छा, ये मैंने पढ़ दिया है। ओके, तो नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके नोट करना है तो कर लेना, भूलना मत नोट करना। आगे पढ़ते हैं। लेट अस फाइंड आउट वेदर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबशन। चलो अब पता करते हैं कि क्या ऑक्सीजन ज़रूरी है आग के जलने के लिए या किसी भी चीज़ को हीट और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। प्लेस 2 आइडेंटिकल कैंडल्स ऑन 2 सेपरेट पेट्री डिशेज एंड लाइट देम। इतना करने की नीड नहीं है, ये पेट्री डिश पे आपको रखने की नीड नहीं है, घर में 2 कैंडल जलाना। अब आगे क्या करना है, कवर वन ऑफ दीज विथ ग्लास टम्बलर एज शोन इन फिगर 5.6। और इनमें से एक को आप किसी ग्लास के चीज़ से ढक देना। ऑब्वियसली ऐसे मत ढकना कि वो उसके टिप से टच हो रहा हो, क्योंकि क्यों करना, थोड़ा ऊंचा ले लेना ना, ऐसा नहीं उसी टाइम फूट जाएगा या कुछ होगा, बट स्टिल गंदा हो सकता है ना, काला हो जाएगा। फिर आप ऐसे करके What happens to the candle flame in the 2 cases? कैंडल फ्लेम के साथ दोनों केस में क्या होता है, जब एक आप खुला आपने छोड़ा है, उसको नॉर्मल हवा मिल रहा है, और एक जिसमें आपने ग्लास से ढक दिया है, तो दोनों को देखो क्या होता है। अगर देखते हो तो आप ऑब्जर्व करोगे, हम सब ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट द कैंडल दैट वाज नॉट कवर्ड कंटिन्यूज टू बर्न, whereas the candle that was covered with a glass tumbler stops burning after some time। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैंडल जो कि कवर नहीं किया था हमने, वो जलता रहता है जब तक वो बुझ नहीं जाता, उसका मोम ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक वो जलता रहता है। बट वो कैंडल जिसको हमने ढक दिया था वो नहीं जलता रहता है, वो बुझ जाता है कुछ टाइम के बाद। पर वो क्यों बुझता है, बुझने का रीज़न क्या है? सिंस द कैंडल कवर्ड बाय द ग्लास टम्बलर डज नॉट हैव अ continuous supply of air, the flame gets extinguished soon। क्या रीज़न है कि कैंडल को जो जल रहा है और ग्लास टम्बलर से कवर्ड है, उसको बहुत देर तक हवा नहीं मिलता है, और हवा नहीं मिलता है से हमारा ये मतलब है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए आपका फ्लेम बुझ जाता है। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर दैट सपोर्ट्स कंबशन इज ऑक्सीजन। और जो हवा का कंपोनेंट है, यानी हवा में जो मौजूद है जो चीज़ जो कि कंबशन को सपोर्ट करता है, वो ऑक्सीजन है, जैसा कि मैंने बताया। दिस कैन बी कंफर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लास टम्बलर इन्वर्टेड ऑन द कैंडल। और ये हमें कैसे पता चला कि वो ऑक्सीजन है? वो ऐसे पता चला कि उस ग्लास टम्बलर के अंदर अब जो हवा प्रेजेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चेक करना, ये तो आपको पता ही है ना। You can test the carbon dioxide gas by adding a small amount of lime water in the petri dish। You will notice that it turns milky। petri dish पे नहीं भी तो जमीन पर गिरा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। We will notice that it will turn milky। This carbon dioxide was formed by the carbon from the wax and oxygen from the air। और ये कार्बन डाइऑक्साइड अब कैसे आ गया वहाँ पे, मतलब ऑक्सीजन अचानक से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन गया? तो वो ऐसे बना कि जो वैक्स आपका जल रहा है उसमें कार्बन है। हर चीज़ जो जल सकता है उसमें कार्बन होता है। तो ये जो कार्बन है, ये जब हवा के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इन अदर वर्ड, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कंबशन के लिए ज़रूरी है। साइंस एंड सोसाइटी। अब हम साइंस और सोसाइटी को साथ में देखते हैं। इफ अ पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर, व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर? अगर किसी के कपड़े में आग लग जाता है तो क्या लगता है कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है उस आग को बुझाने के लिए? इधर कमेंट करो या कॉपी में लिखो, जो आपकी मर्जी। रैप अ ब्लैंकेट और
क्लोथ अराउंड द पर्सन। लो यहीं पे रिप्लाई दे दिया, बट आप और भी प्रोसेसेस लिख सकते हो अगर आपको आपके दिमाग में खुरापात चल रहा है तो। wrap a blanket और क्लोथ अराउंड द पर्सन, एक इंसान जो कि चल रहा है उसके अराउंड क्या करो, एक मोटा चादर, पतला नहीं, पतला तो उसके साथ ही जल जाए, तू भी जल जाए थोड़ा सा, तो उससे अच्छा मोटा कंबल जैसी चीज उसके अराउंड रैप कर दो, जिसके कारण क्या होगा, दिस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। इससे क्या होगा, उसके आग को, उसके शरीर पे जो लगी आग है उसको हवा नहीं मिलेगा, एयर नहीं मिलेगा, जिससे ऑक्सीजन की कमी के कारण वो बुझ जाएगा, आग बुझ जाएगा। सिंथेटिक ब्लैंकेट्स और क्लोथ शुड नेवर बी यूज टू पुट आउट द फायर, कॉशन, यानी सावधान रहो, इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी सिंथेटिक ब्लैंकेट, यानी वो जो आपका नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, नेचुरल क्लोथ नहीं है, नेचुरल फाइबर नहीं है, वैसी चीज़ों से कभी भी आग बुझाने की कोशिश मत करना। क्यों? एज दीज कैन मेल्ट एंड स्टिक टू द स्किन, क्योंकि ये जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं ये जब आग के कांटेक्ट में आते हैं, हीट के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये जलते भी नहीं हैं, ये मेल्ट होते हैं, ये मेल्ट होते हैं और आपकी चमड़ी के साथ ऐसे चिपक जाएंगे जैसे प्लास्टिक मेल्ट होके चिपक सकते हैं, है ना। तो ये नहीं करना कभी, ध्यान रखना कौन से कपड़े से तुम ढक रहे हो सामने वाले को। तुम जूट बैग ले सकते हो, बोरी जो होती है जूट वाली वो यूज़ कर सकते हो, वो जो मोटी मोटी वुलन ब्लैंकेट होती है वो यूज़ कर सकते हो, है ना। फैसिनेटिंग फैक्ट्स, चलो थोड़ा सा फैसिनेट हो जाए। नेचर्स वंडर, यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट्स emitting light in a garden or a field in late evenings। तुमने कुछ कीड़ों को देखा होगा जो कि लाइट्स एमिट करते हैं, यानी जिनसे रोशनी निकलती है। These insects are called fireflies, ये जुगनू है obviously, and these lights and their light is produced by the chemical changes, और उनसे लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, केमिकल चेंज के कारण, उनके शरीर में कुछ केमिकल चेंज होता है, उस केमिकल चेंज के कारण उससे लाइट एमिट होता है और हम जुगनू को चमकते हुए देखते हैं। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट इज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोल रही हूँ मैं, ये जो लाइट प्रोडक्शन है जिसमें हीट रिलीज नहीं हो रहा, बस लाइट हो रहा है, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है ना। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। हाँ ये सही, बायोल्यूमिनेसेंस, इसे नोट कर लेना, ये टर्म आ सकता है आपके एग्जाम में। और कोई अगर पूछता है जुगनू जलता क्यों है तो आपके पास आंसर है, इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबशन, क्या हवा का होना काफ़ी है जलने के लिए किसी भी चीज़ के। वी लर्नड अबाउट द कंबस्टिबल सब्सटेंस एंड ऑक्सीजन आर नेसेसरी फॉर कंबशन, हमने ऊपर पढ़ा कि कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी जो चीज़ जलावन है वो, और ऑक्सीजन, इनका होना बहुत ज़रूरी है कंबशन के लिए। वी ऑल्सो नो दैट पेपर इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, और हम ये भी जानते हैं कि पेपर एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, बट वी कैन कीप इट इन द एयर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विदाउट इट कैचिंग फायर। बट ये रहा पेपर और चारों तरफ है ऑक्सीजन, आग नहीं पकड़ रहा है ना, आग पकड़ रहा है क्या? What else is needed to start combustion? तो combustion के लिए और क्या ज़रूरत है बताओ? चलो देखते हैं क्या ज़रूरत है। कॉशन, अब हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें आप या तो टीचर या किसी बड़े के सुपरविजन के अंदर ही ये करें, बोला जा रहा है। Hold a piece of paper with the pair of tongs and bring a lighted matchstick to it। क्या करना है आपको, एक पेपर लेना है लेकिन उसको चिमटे से पकड़ना, टोंग यानी चिमटा, उससे पकड़ना, और एक लाइटेड मैचस्टिक यानी जलता हुआ तिल्ली इसके पास लेके आना। और आप जैसे ही पास लेके आते हो, आपको भी पता है वो जलेगा, मुझे भी पता है वो जलेगा। डू वी से दैट वी नीड अ फायर टू स्टार्ट द बर्निंग प्रोसेस, तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमें आग जलाने के लिए आग की ज़रूरत होती है?
हीट की ज़रूरत होती है. Take another piece of paper using a magnifying glass, focus the sun rays to make the smallest and brightest spot on it. अब दूसरा एक्टिविटी क्या करना है कि ऐसे एक पेपर लो, उस पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि इसमें पिक्चर दिया हुआ है, आपका कितना नंबर पेज पे है? 64 नंबर पेज पे. तो आपको क्या करना है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेना है और इस पेपर के ऊपर सनलाइट का यूज़ करके इतना छोटा सा, जितना छोटा हो सके उतना छोटा सा बिंदु बनाना है लाइट का, जो कि सबसे ब्राइटेस्ट लाइट का पॉइंट हो, है ना. आगे होल्ड इट देयर फॉर सम टाइम, और उसको कुछ देर तक वैसे ही पकड़े रहना. अब अगर आपकी तरफ धूप बहुत तेज होता है तो ट्राई करोगे तो शायद पॉसिबल हो जाए, बट अगर हल्का फुल्का धूप है और आप फोकस को स्थिर नहीं रख सकते हो, स्टेबल नहीं रख सकते हो, तो आई डोंट नो कि वो कब जलेगा. बहुत लक आजमाना पड़ेगा फिर आपको. अगर आप राजस्थान साइड हो तो चांसेस है जल जाए. What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें? We observe that the paper starts to emit smoke. हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आपने सही तरीके से किया तो आप ये ऑब्जर्व करोगे, ये जो पेपर है जहाँ पे भी बिंदु पॉइंट बन रहा है आपका लाइट का, वहाँ पे धुआं उठने लगेगा, है ना. आगे, after some time the paper becomes so hot that it starts burning. The temperature of the paper rises with time. हाँ, तो आप क्या देखोगे कि सन रे जो हमने पेपर पे फोकस किया था वो हीट जनरेट करेगा, और मैंने ऊपर मिस कर दिया, बट सेम ही पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं. और जब सन रे का वो जो एक बिंदु उस पर फोकस हो रहा है, उससे क्या होगा, हीट जनरेट होगा वहाँ पे. हीट जनरेट होने से टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ने से एक टाइम आएगा जब पेपर गर्म हो जाएगा उस टेम्परेचर के कारण, और इतना गर्म हो जाएगा कि वो जलने लगेगा, बर्न होने लगेगा. This minimum temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. तो वो टेम्परेचर, वो ताप जिस पर कोई सब्सटेंस, हर एक सब्सटेंस का ये अलग होता है, तो हर एक सब्सटेंस का, मान लो एक पेपर, इसी पेपर की मैं बात कर रही हूँ, इसका वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पर ये जलने लगे, वो क्या है, इसका इग्निशन टेम्परेचर है. यानी इस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर ये पेपर जलने लग जाए. अब ये पेपर का अलग होगा, इसका अलग होगा, वो है ना, इसका अलग होगा, और ये मोटे से कूट का अलग होगा वो इग्निशन टेम्परेचर, है ना. तो इट्स लाइक कि सब चीज़ों का अलग अलग होता है इग्निशन टेम्परेचर, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर आपको नोट करना है. सिंस द टेम्परेचर ऑफ द लाइटेड मैच स्टिक वाज ऑलरेडी हायर देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर, इट कॉट फायर ऑलमोस्ट इमीडिएटली. और क्योंकि ये जो आपका मैच स्टिक था जिसमें आग लगा हुआ था, उसका टेम्परेचर ऑलरेडी पेपर के जलने के टेम्परेचर से ऊपर था, उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा था, इसलिए पेपर तुरंत जल जाता है. So we can conclude that for the combustion process to occur, there are 3 requirements. तो इससे हमें पता चलता है कि combustion process के होने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ सकता है कि how does combustion process, what are the requirements for combustion process. तो 3 requirements. पहला तो वो सामान, सामग्री, जलावन, दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा उस लेवल की हीट जो कि उसको जला दे, उसका इग्निशन टेम्परेचर, द हीट दैट अलाउज द फ्यूल टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर. कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑकर इन द सेम प्रोसेस. अब हम इस टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है, कि क्या फिजिकल और केमिकल चेंज सेम प्रोसेस में हो सकता है. मान लो इस पेपर के जलने के प्रोसेस में फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों हो सकता है क्या. ओके, अब यहाँ पे हमने कुछ एक्टिविटी की है जिसमें एक कैंडल को बर्न किया गया है ना. द वैक्स मेल्ट्स एंड इवेपोरेट्स. एक बच्चा ऑब्जर्व करता है कि उसका वैक्स जो है वो मेल्ट भी हो रहा है और इवेपोरेट भी हो रहा है, यानी धुआं भी बन रहा है वो.
आई थिंक द वैक्स बर्न्स एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, और एक बच्चे को लगता है कि वैक्स जलता है और नया सब्सटेंस बनता है. मे बी द विक ड्रॉज अप द लिक्विड वैक्स, हो सकता है उसका जो विक है, विक क्या होता है, उसका जो जलाने वाला जो पतला सा धागा है ना, उसको विक बोलते हैं. तो एक बच्चा क्या ऑब्जर्व करता है, वो बोलता है कि हो सकता है जो उसका विक है, वो जो उसका धागा है, वो ना लिक्विड वैक्स जो गल चुका है, तरल हो चुका है, उसको ड्रॉ करता है ऊपर, यानी वो भीग जाता है पूरा वो तिल्ली उससे, और उसके कारण वो चल रहा है. ठीक है, मे बी. और एक क्या बोलते हैं, वैक्स मेल्ट्स, फ्लोज एंड सॉलिडिफाइज इन डिफरेंट शेप्स. और एक ने ऑब्जर्व किया कि जो वैक्स है वो गलता है, बहता है, और दूसरे जगह जाके ठंडा होके दूसरे शेप में सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी सॉलिड बन जाता है. द वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट्स, is carried up the wick and evaporates due to the heat of the flame. यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर देखा जाए तो जो वैक्स है कैंडल का, जो उसमें मोम है, वो मेल्ट हो रहा है, वो गल रहा है, और उसके बाद उसके विक से वो ऊपर जा रहा है, और वो विक क्योंकि उस वैक्स से गीला है तो वो जाके जल रहा है और इवेपोरेट हो रहा है. ठीक है, द वेपर ऑफ वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस द फ्लेम. जो वेपर है, वैक्स का जो वेपर है, यानी उसका जो गैस है, वेपर गैस को बोलते हैं. ठीक है, तो वैक्स जो कि गैसियस फॉर्म में है, वो जलकर फ्लेम बना रहा है. ऐसा जो फ्लेम है वो वेपर से बन रहा है, जो कि हीट से जल रहा है. ठीक है, the melting of wax, its solidification and evaporation are physical changes. और ये जो wax melt हो रहा है और solidify हो रहा है, जो गल रहा है और वापस से जम रहा है, ये क्या है, and evaporation are physical changes. और वो जो evaporate हो रहा है यानी गैस बन रहा है, ये तीनों क्या है, फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है वैक्स का सॉलिड लिक्विड गैस में. दिस शोज दैट द बर्निंग ऑफ अ कैंडल involves both physical and chemical change. तो हाँ, अब हमें पता चलता है कि हाँ, किसी एक प्रोसेस में भी केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों साथ साथ हो सकता है. ठीक है, नो अ साइंटिस्ट. अब हम एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं. अ कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व had long been an object of curiosity for several scientists, including Michael Faraday, who made significant contribution to several areas of science. जो कैंडल तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, वो बहुत लोगों के लिए क्यूरियोसिटी का रीज़न बनी है. उनमें से एक साइंटिस्ट है माइकल फैराडे, जो कि जिन्होंने साइंस के ओर बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किए हैं. इन द 19th century, Faraday delivered a series of lectures called Chemical History of a Candle. और 19th century में, अभी 21st century चल रहा है, 19th century में फैराडे ने कुछ लेक्चर्स दिए थे. सीरीज ऑफ लेक्चर्स मतलब कुछ लाइन्स ऑफ लेक्चर, यानी बहुत सारे लेक्चर्स वैसे दिए थे, जो कि क्या कहलाए, केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल. Faraday believed that the candle was the perfect object to introduce scientific study. Faraday क्या विश्वास करते थे कि ये जो कैंडल है, ये किसी भी साइंटिफिक स्टडी को इंट्रोड्यूस करने के लिए परफेक्ट चीज है, परफेक्ट है. Through it, he discussed differences between various physical and chemical processes like melting, vaporization and combustion. और इसका यूज करके उन्होंने क्या किया, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में बात किया. बहुत सारे फिजिकल केमिकल चेंजेस के बारे में बात किया, जैसे कि मेल्टिंग, वेपराइजेशन, कंबशन, है ना. अब हम आर चेंजेस परमानेंट, are all changes desirable, some slow natural changes, ये अगली बार पढ़ेंगे. ओके, ठीक है. नोट्स बनाना मत भूलना. ठीक है, चैट जीपीटी का यूज करके नहीं, खुद से.